हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। अब बहुत बार जो है हम सुनते रहते हैं कि यूपीएससी की किस तरह से प्रिपरेशन करें, कब क्या करें। स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये कंफ्यूजन जो है कंटिन्यूसली बना रहता है। अब अगर आज की डे एंड एज पे हम यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करते हैं, एक चीज दैट नोबडी कैन डिनाई इज कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो राइज करता ही जा रहा है। एंड ये दो कारणों से है। ए ऑब्वियसली यूपीएससी कंटिन्यूसली अपने जो पेपर का लेवल है उसे बढ़ाती जा रही है, राइट। तो कंटिन्यूसली लेवल अप होता जा रहा है, जिसके कारण यू हैव टू गो डीपर, यू हैव टू ब्रॉडन। आप पढ़ क्या रहे हैं, किस तरह से रिटेन करें, राइट। ये लेवलिंग अप तो चल ही रही है, पर साथ ही साथ में जो कंपटीशन है वो भी बढ़ता जा रहा है, राइट। सो नाउ अगेन अगर आप देखते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, बहुत ल्यूक्रेटिव हो गया है फॉर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। So people who've done their MBAs, people from medical backgrounds, people from engineering backgrounds, right? साल दर साल से ही चलता ही जा रहा है और ये कंपटीशन और बढ़ता ही जा रहा है, right? So hard working लोग, it's not about what brand you come from. The idea is that all these people are coming in a very very hard working and sincere. तो कंपटीशन भी जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण जो डिफिकल्टी लेवल है टू क्रैक थ्रू द एग्जाम has increased. Therefore, it is imperative that you end up starting at the right time. एंड साथ ही में आप ये भी याद रखें कि यूपीएससी को क्लियर करने के लिए आपने सारे फेजेस जो हैं और इन फेजेस के अंदर हर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसको आप अच्छे से तो करें ही, प्लस टाइमली मैनर में करें, राइट। बिकॉज बढ़िया प्रेपरेशन के अंदर तो आप 5 साल भी लगा सकते हैं। आप उसको एक 5 ईयर प्लान बना के चल लीजिए और बोल दीजिए अरे मैंने तो इतनी अच्छी प्रेपरेशन की, आप किसी भी किताब से मुझे कुछ पूछ लो, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा फिर, राइट। बिकॉज आपके अटेम्प्ट्स चले गए होंगे, बहुत वेस्ट हो गए होंगे, यू विल हैव लिमिटेड अटेम्प्ट्स लेफ्ट। तो इसीलिए आपने टाइमली मैनर के अंदर जितनी बढ़िया कंप्लीशन हो सके उतनी पॉसिबल आपने करनी है। एंड विद इन दिस ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। बहुत बार क्योंकि प्रीलिम्स जो है डिफिकल्ट होता जा रहा है, बच्चे ऑफन प्रीलिम्स से ही ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, राइट। प्रीलिम से ही ऑब्सेस हो जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट मार्क्स जो एक्चुअल में काउंट होंगे फॉर योर लिस्ट, दैट इज गोइंग टू बी फॉर मीन्स। एंड इन मीन्स में जैसे कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं, optional plays a critical role. Now, if your optional happens to be PSIR, right, again an optional which is continuously provided toppers including last year's toppers, तो जरूरी है कि आप इस सब्जेक्ट को होलिस्टिकली कवर करें। एंड बहुत बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ के बस, हाँ जी हमने देख लिया ईरान इजराइल की वॉर चल रही है, हाँ जी हमने देख लिया गाजा में क्या चल रहा है, हमने देख लिया ट्रम्प क्या कर रहे हैं, हमने देख लिया ईस्ट एशिया में क्या चल रहा है, हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट। हमको ऑलमोस्ट जेम्स बॉन्ड की मूवी जैसा लग रहा है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन पीएसआईआर, विदाउट रियलाइजिंग दैट पीएसआईआर के अंदर कितना ज्यादा थ्योरेटिकल बेस है। एंड इट इज दिस थियोरेटिकल बेस जिससे मेन क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, चाहे ये पेपर 1 हो चाहे ये पेपर 2 हो, इसके अंदर अगर आपने अपने थ्योरेटिकल बेस प्रूव नहीं किया, पेपर 1 का जो सेक्शन ए है स्पेशली आईआर वाला, उसके अंदर आप देख लीजिए, सेक्शन 2 जो है, राइट, जो हमारा इंडिया फॉरेन पॉलिसी है, उसमें भी चाहे करंट से जुड़े चीजें हैं, आपने अपनी एक थ्योरेटिकल जो बेस है, जो इंटरलिंकेज है, उसको दिखाना है टू इंश्योर दैट आपके आंसर्स में स्पेशलाइजेशन दिखे एंड दे आर्ट लाइक जीएस के आईआर के आंसर्स। सो ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी डन कंटिन्यूअसली, जिसके लिए अच्छी प्रेपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ अब टाइम जो है ऑलमोस्ट हम जुलाई के अंदर जो है आ गए हैं, तो टाइम ऑब्वियसली डे बाय डे कम होता जा रहा है। ना वो कॉलेज स्टूडेंट्स, उन लोगों की जो है टर्म्स अभी खत्म हुए होंगे, साल खत्म हुए होंगे, दे मस्ट हैव डिसाइडेड कि अच्छा हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। बाकी लोग भी दे वेट often for prelims to get done, for results to come out, to get a better idea, how they want to prepare, where they want to prepare for, and that they want to prepare as well। ठीक है, तो ऑफन जून जुलाई के अंदर बहुत सारे बच्चे एंटर दिस साइकिल। Now the great part is that this is also a good time to start your preparation, right? Already आपको पता है कि किस तरह से previous cycle गया है, so you have a template, a fresh template available in front of you, so it's a good time, don't delay it anymore, the time is now,
to start the preparation and start the preparation not just of your foundation, ये तो आपने शुरू करनी ही करनी है, बट इसी के साथ में अपने ऑप्शनल की भी, ताकि अब आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीनों में अपने ऑप्शनल को पूरा तैयार कर सके। राइट, आप 4-5 महीनों में भी कर सकते हैं, 5 महीनों में हो जाता है, बट a 6th month for revision for practice, राइट, ये जरूरी होती है ना। फर्स्टली, जैसे कि मैंने बोला था, टाइमली प्रिपरेशन हर फेज की, प्रीलिम्स की, मेंस की। अगर आप बोलोगे प्रीलिम्स के बाद देने के बाद मेंस की प्रिपरेशन करने बैठूं, तो इट्स गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू। नॉट ऑल स्टूडेंट्स कैन कोप अप विद इट। कई लोग कर लेते हैं, कई लोगों का लक भी बड़ा चल जाता है, उनका रैंक भी आ जाता है, बट दिस इज एन एक्सेप्शन एंड नॉट द रूल। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, प्रीलिम्स बहुत रैंडम होता जा रहा है। तो आप बोलोगे मैम अगर प्रीलिम्स इतना रैंडम होता जा रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, तो मैं तो प्रीलिम्स से फोकस करता हूँ, ऑप्शन देखी जाएगी ना। यहाँ पे यू हैव टू लुक एट द अदर साइड। से इफ यू एंड अप क्लियरिंग प्रीलिम्स बट आपकी मेंस की तैयारी नहीं है, यू विल हैव टू फेस दिस रैंडम एग्जाम अगेन नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर। राइट, सो यू वांट टू इंश्योर कि ये प्रीलिम्स को अगर आप एक बार क्लियर करते हैं, तो आप फाइनल पड़ाव को भी क्लियर कर लेते हैं। एंड दैट विल ओनली बी पॉसिबल अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी हुई है। सो टू अवॉइड more and more attempt at prelims, you have to ensure that your mains goes very well. एंड मेंस का एक कंपोनेंट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? ऑप्शनल, जैसे कि हमने बात की थी। देन क्योंकि ऑप्शनल एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, एक्सपर्टीज इसके अंदर जो है डिमांड की जाती है, इसमें डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस की जरूरत होती है। राइट, स्टूडेंट्स आर नोन टू कंप्लीट सर्टेन ऑप्शंस इन 2.5, 3 months also. Again, I would say that is the exception, not the rule. Right, so you have to know yourself. अगर आपको पता है कि मेरे को टाइम लगता है, तो आप यूपीएससी में एकदम से कैसे उठा के एक नया सब्जेक्ट उसको एंड टू एंड बढ़िया प्रिपेयर कर लोगे? Even for students who've taken PSIR, say political science, in their graduation, in their post graduation, you have to understand that the requirements of the exam of UPSC with respect to political science is very different from graduation and post graduation requirements. ठीक है, तो इसके अंदर जो ब्रेथ ऑफ नॉलेज चाहिए होती है, जो इंटरलिंकेजेस चाहिए होती है, उनके साथ कोप करने के लिए हमें ऑलमोस्ट अ फ्रेश स्टार्ट करना होता है। राइट, एंड देन अगेन प्रैक्टिस। No matter how much knowledge you have, if you aren't able to convert that knowledge into good answers that आप timely लिख पा रहे हैं, तो आपकी नॉलेज किसी यूज की नहीं होगी, क्योंकि वो एग्जामिनर तक नहीं पहुंच पा रही है। राइट, सो प्रैक्टिस अगेन इज की, एंड यू वांट टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस राइट नाउ। यू डोंट वांट टू पोस्टपोन योर प्रैक्टिस के पहली बार आप आंसर लिखते हैं आफ्टर प्रीलिम्स। That is something that you don't want to do. Then very importantly, getting your basics embedded. जैसे कि मैंने बोला था, बेसिक जो आपका सिलेबस है, राइट, करंट अफेयर्स के साथ तो आपने लिंकेज करनी है, कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे, बट इट इज द बेसिक्स जो कि सिलेबस के होते हैं, जिनको पूछा जाता है रिपीटेडली इन द एग्जाम। एंड अगेन फॉर इंटरलिंकेजेस यू नीड टू गेट दीज बेसिस राइट। एंड ये कब होते हैं? जब आप रेगुलरली इनको रिवाइज करते हैं, आपके रूम में ये बस जाए। एंड ये तभी होगा अगर आप टाइम बाउंड मैनर में इसे करेंगे, टाइमली प्रिपरेशन जो है अपनी शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप और ज्यादा जो है टाइम वेस्ट मत कीजिए। इफ दिस इज एन ऑप्शन दैट यू डिसाइडेड, you should get down to preparing it. Now, importantly, obviously, there's a lot you can prepare on your own. Rocket science nahi hai ye. But if you're seeking, if you're looking for some help, if you're looking for some support, if you're looking to make your journey slightly easier, आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे वेरियस टॉपर्स जो हैं, इन्होंने हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन किया था। पिछले साल ही अगर हम बात कर ले, रैंक 31 श्रेया त्यागी थी, 132 Rajat Singh, Siddhak Singh, Brijesh Barot, Raj Bangra, and many others have been a part of our paid courses for PSIR. Right? Now, PSIR के लिए 2026 के लिए सबसे पहले हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, जो कि ऑल इंक्लूसिव है, विच इज द मेंटरशिप कोर्स, जिसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है। रिकॉर्डेड बिकॉज अगेन वी वांट टू कंप्लीट लेक्चर्स आल्सो इन अ टाइम बाउंड मैनर। कई बार लाइव के अंदर वो नहीं होता है। बहुत बार हमने बच्चों से सुना है पेपर 1 के कंपोनेंट्स रह गए, पेपर 2 के कंपोनेंट्स रह गए। वी डोंट वांट टू डू दैट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, टू ऐड टू योर करंट अफेयर्स वाला, राइट, जो चीजें की जा रही हैं, हम ऐड करते हैं मंथली लेक्चर्स एंड पीडीएफ्स, जो कि जैन 2024 से मेंस 2022-26 से मिलेंगे। तो अगर आपने कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलते हैं करंट अफेयर्स पीएसआई के, आपके पास ये सब अवेलेबल होगा। देन 1-to-1 मेंटरशिप अवेलेबल है वाया टेलीग्राम ग्रुप, एज वेल एज विद अ
सिलेक्टेड ऑफिसर, राइट। तो ये सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट के साथ जो है आप 1-to-1 मेंटरशिप कर सकते हैं, राइट, बहुत जरूरी। टेलीग्राम ग्रुप है डाउट रेजोल्यूशन के लिए। 24 चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, राइट, जो वीकली टेस्ट होंगे आपके, ताकि आप रेगुलरली प्रैक्टिस भी करते रहें। 4 हाफ लेंथ टेस्ट, 2 फुल लेंथ टेस्ट। सो इवन बिफोर यू ज्वाइन टेस्ट सीरीज आपकी इतनी टेस्टिंग एंड आंसर राइटिंग जो है ऑलरेडी होगी, जिनके साथ model answers and video solutions are also provided, and then the answers that you submit, those are also evaluated with feedback given. इसके अलावा चीट शीट्स, बुक रिव्यूज, इंपॉर्टेंट PYQs एंड आंसर्स, ये भी आपको एज बोनस प्रोवाइड किया जाएगा एट द एंड ऑफ द कोर्स। नाउ अगर आपके लिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इवन दो वी प्राइस आवर कोर्सेज वेरी वेल, हमारा यही कोर्स जो है अराउंड 26,000 का था, बट अब आप ड्रीम IAS कूपन यूज करके 15% अवेल कर सकते हो। सो अराउंड 22,500 का जो है आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। देन वी ऑल्सो हैव PSIR फॉर विद इवेल्युएशन, जहां पे आपको सब मिलेगा एक्सेप्ट जो आपकी 1-to-1 मेंटरशिप है, वो इसमें प्रोवाइडेड नहीं होगी। द रेस्ट एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, एंड दिस इज अवेलेबल एट ओनली ₹19,000। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द चीपेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ लेक्चर सुनने हैं, बाकी सब आप खुद मैनेज कर लोगे, आप लिख भी लोगे आंसर्स, आप पीयर रिव्यू करवा लोगे या मॉडल आंसर के थ्रू आप खुद रिव्यू कर लोगे, एंड आपको इवैल्यूएशन भी नहीं करवानी है, तो ये जो है बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ओनली ₹12,239 के अंदर जो है ये आपको मिल जाएगा आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन, राइट। सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दीज कोर्सेज एंड इंश्योर कि आपकी PSI की जर्नी जो है स्लाइटली मोर स्मूथ बन जाए, आपको बहुत ज्यादा जो है टाइम ना लगाना पड़े in getting resources and studying them. You will already have it ready made in front of you. अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है इससे लेके, आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या फिर इस ईमेल आईडी पे विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com जो है उस पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू एंड कीप वाचिंग स्लीपी क्लासेस। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डेमोक्रेसी की 3 मेन कंसेप्शन जो थे उनको देख लिया था, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटिव एंड डेलिबरेटिव, राइट। साथ ही में हमने ये भी देख लिया था कि उनके मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्यों वो इम्पोर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं, एज वेल एज उनकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, राइट। नाउ फ्रॉम the models of democracy we move to the understandings of democracy कि democracy को किस तरह से differently apply किया गया है और समझा गया है by various scholars। सबसे पहले जो कि आती है इज द एलिटिस्ट थ्योरी। अब हमने एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर भी की हुई है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। हमने बात की थी अबाउट परेटो, अबाउट मॉस्का, अबाउट मिचेल्स, वी टॉक्ड अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, वी टॉक्ड अबाउट द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, हमने CW मिल्स और उनके पावर एलीट के बारे में बात की थी, ठीक है। तो ये जो एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, ये बेसिकली उसी थ्योरी ऑफ पावर का एक एक्सटेंशन है, राइट। अब पॉलिटिकल साइंस में ना एक चीज़ आप समझ लीजिए, हम क्यों बात करते हैं कि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एलिटिज्म एज अ थ्योरी वही सेम रहेगी, मार्क्सिज्म एज अ थ्योरी एंड उसके टेनेट्स सेम रहेंगे। डिफरेंट सिचुएशंस को, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को वो उसी आइडियोलॉजिकल बेस से जो है एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने मार्क्सिस्ट थ्योरी का, मैंने आपको बात की कि अगर मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी समझनी हो, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या होगी, जो हमने मार्क्सिज्म में पढ़ा है वही चीज़ ऑफ वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटेरिएट, किस तरह से लिबरल डेमोक्रेसी जो है आखिरकार इकोनॉमिक एलीट द्वारा डोमिनेटेड है, एंड एक्चुअल में पीपल्स डेमोक्रेसी कौन ला रहा है, जब आपका मार्क्सिस्ट, आपका जो सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आएगा, एंड उसके बाद जो है इस्टेब्लिश की जाएगी, जहाँ पे एक्चुअल में जेन्युइन पावर जो है लोगों के मासेस के हाथ में होगी, राइट। सो इन कॉन्सेप्ट्स को हमने इन डेप्थ देखा है, इन डेप्थ पढ़ा है इन मार्क्सिज्म, राइट। तो डेमोक्रेसी का आइडिया भी जब एनालाइज होगा इसी लेंस के थ्रू जो है एनालाइज होगा। सिमिलरली एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का भी लेंस क्या है, वही एलिटिज्म की थ्योरी है कि एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी किस में डिवाइडेड है, एक एलिट्स और एक मासेस, ठीक है। एलीट्स जो है ऑब्वियसली स्टैंड आउट ड्यू टू वेरिंग फैक्टर्स, या तो इनमें टैलेंट्स और स्किल्स हो सकते हैं जैसे कि परेटो ने बोला था, या इनके अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी बहुत हो सकती है ना, जैसे कि आपको मॉस्का ने बोला था,
राइट या फिर जैसे कि मिचल्स बोलते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ आप सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस देख लीजिए, कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस देख लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे ड्यू टू द एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस कुछ ही लोग होंगे हु विल एंड अप capturing the top echelons, the top positions of those organizations of parties, एंड वही जो है कंट्रोल करेंगे कि किस तरह से जो है वो काम करती हैं। ठीक है, आगे चल के C.W. मिल्स ने जब यूएसए की डेमोक्रेसी को एनालाइज किया, उन्होंने भी क्या बोला कि सिर्फ नाम की बात है जहाँ पे हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर है, राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमने जब बात की थी डेमोक्रेसी एज अ कॉन्सेप्ट की, हमने क्या बोला था कि डेमोक्रेसी को जब हम पॉलिटिकल सिस्टम के आइडिया में अप्लाई करते हैं, हम क्या कहते हैं कि लोगों के पास पावर है, लोगों के हाथों में पावर है, इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, तो C.W. मिल्स क्या बोलते हैं, भैया ये पीपल वाला आइडिया क्या है, मिथ है। एट द एंड ऑफ द डे यूएस डेमोक्रेसी में प्रिडोमिनेंट कौन है, पावर एलीट है, जो कि तीन मेन आपके सोशल स्टैंड्स से आते हैं, दैट इज योर पॉलिटिशियंस, इट इज योर मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक एलीट एंड इट इज योर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट एलीट। ठीक है, और ये तीन जो हैं इनके आपस में सोसाइटल लिंक्स है, ठीक है, इनके इंटरेस्ट मैच करते हैं, राइट, इनके बीच में इंटरडिपेंडेंस है, एंड यही लोग हैं जो कि सारे क्रूशल डिसीजंस इन अ डेमोक्रेसी ले रहे हैं। तो मासेस के सामने हमने बस ये फिक्शन बनाई हुई है कि आप जो है कंट्रोल करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द एलीट्स हु एंजॉय पावर। ठीक है, और यही एलीट्स जो है आपकी डेमोक्रेसी को भी डोमिनेट करते हैं। ठीक है, कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर एक मोनार्की हो, डेमोक्रेसी हो, सोशलिस्ट रूल हो, जो मर्जी हो, ठीक है, कि डोमिनेशन ऑफ पावर किसके हाथ में है, ये है एलीट्स के ही सिर्फ हाथ में। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं हमने इंपॉर्टेंटली पहले ही डिस्कस की हुई है, और यही सेम चीज़ें जो हैं अब डेमोक्रेसी की थ्योरी पे भी अप्लाई करती हैं। एक नया एडिशन टू द एलीटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी जो कि आते हैं इज जोसेफ स्कूम्पटर। ठीक है, जोसेफ स्कूम्पटर अब क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि देखिए हमने एक ये जो एक तरह से ऑपोजिशन ड्रॉ किया हुआ है बिटवीन एलिटिज्म एंड डेमोक्रेसी, कि एलिटिज्म मींस रूल्स ऑफ फ्यू, रूल ऑफ फ्यू। ठीक है, एलिटिज्म का क्या मतलब हुआ कि सिर्फ एलिट्स रूल करने हैं, एंड एलिट्स क्या है, फ्यू नंबर है, तो ये क्या हो गया, रूल ऑफ फ्यू हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगार्की। और डेमोक्रेसी क्या हुआ, रूल ऑफ पीपल या रूल ऑफ मैनी हो गया। तो टेक्निकली ये दोनों क्या हुए, ये दोनों अपोजिंग टू ईच अदर हुए। ठीक है, स्कूम्पीटर बोलते हैं हाँ कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी एंड एलिटिज्म हमेशा ही इनकम्पैटिबल हों या एक दूसरे के साथ ये काम नहीं कर सकते हैं, कि जहाँ पे देर इज ओलिगार्की एग्जिस्टिंग दैट मीन्स दैट डेमोक्रेसी इज अ शैम। He says that is not necessarily true. He says in fact democracy और elitism जो है inadvertently compatible है और एक साथ ही काम करते हैं। और ये जो उन्होंने थ्योरी बनाई जहाँ पे वो डेमोक्रेसी और एलिटिज्म के बीच में एक तरह की फ्रेंडशिप कराने की कोशिश करते हैं, उसको नाम दिया गया डेमोक्रेटिक एलिटिज्म। ठीक है, अब ये डेमोक्रेटिक एलिटिज्म क्या है, ये आप पढ़ेंगे ना जब डेमोक्रेटिक एलिटिज्म, आप इसके अंदर देखेंगे इसमें मॉस्का के थोड़े जो है कंपोनेंट्स अवेलेबल दिखने को मिलेंगे आपको, थोड़े से आपको C.W. मिल्स के देखने को मिलेंगे, थोड़े से आपको पेरेटो के देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से बाकी पुराने एलिटिस्ट के ना कुछ कंपोनेंट्स मिला के जो डेमोक्रेसी के साथ फिट बैठ सकते थे, स्कूम्पीटर ने अपनी जो है ये बना दी जो उनकी थ्योरी थी। उन्होंने बोला कि बेसिकली डेमोक्रेसी को हम क्या कन्वे करते, क्या समझते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल मेथड। एक पॉलिटिकल मेथड है जिसके थ्रू वी मेक पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, अभी इसको जो लिखा है वो 2 मिनट भूल जाइए और सिर्फ सुनिए। अब डेमोक्रेसी जो है ना, हमने पहली बात की थी कि बड़ा ही कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है ना, इतने वेरिएशंस है, इतने अंडरस्टैंडिंग्स हैं, इतने डिसएग्रीमेंट्स है ओवर व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के बारे में समझने के लिए, जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, एंड इट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन व्यू। एक होता है डेमोक्रेसी एग्जिस्टिंग एज अ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर
जो लोग पावरफुल पोजीशंस पे बैठे हैं, मतलब जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे सांसद हैं, पीपल हु आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो आपके सीएम हो गए, जो आपके मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, राइट, ऑल ऑफ दीज पीपल आर द डिसीजन मेकर्स इन द कंट्री, है ना। लॉज ये बनाते हैं, इनको इम्प्लीमेंट ये करते हैं, और इन लोगों को चुना कैसे गया है, हाउ आर दे ऑक्यूपाइंग दोज ऑफिसेस, दे आर ऑक्यूपाइंग दीज ऑफिसेस बेस्ड ऑन अ सर्टेन मेथड, एंड दैट मेथड इज योर वोटिंग, ठीक है। और वो वोटिंग जो है इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, एंड ये वैल्यू क्या है, इट इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। इसको क्या हम बोलते हैं, अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, कि बेसिकली पीपल हु आर ऑक्यूपाइंग पोजिशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दे आर प्लेस्ड इन दोज पोजिशंस बाय द पीपल थ्रू द मीन्स ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। कि जिसने लोगों को से उनको उनका मैनिफेस्टो पसंद आ गया, उनकी बातें समझ में आ गई, उनकी लीडरशिप स्टाइल पसंद आ गया, तो कोई भी बेसिस होता है जिसके कारण वो लोगों को भागे, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन पीपल एंडेड अप वोटिंग फॉर देम, राइट, दे एंडेड अप विनिंग दैट इलेक्शन एंड ऑक्यूपाइंग दैट पोजिशन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, राइट, नाउ ये क्या है, डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम, एज अ पॉलिटिकल मेथड है। On the other hand, there is also democracy as a value, ठीक है। डेमोक्रेसी एज वैल्यूज क्या होते हैं, अब इंडिया में हम ये तो पता है कि हमारी डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल मेथड, एज अ पॉलिटिकल सिस्टम वेल इंट्रेंच्ड है। हर 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं, लोग वोट करने जाते हैं, राइट, जो भी वोट जीता वो जाके एमपी बन जाता है, जिस पार्टी की मेजोरिटी आई लोकसभा में उससे जो है गवर्नमेंट बन जाती है, राइट। सो इंडिया के अंदर ये जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, जो कि इज कंसर्न्ड विद द पॉलिटिकल मेथड, प्रोसेसेस, सिस्टम्स ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी तो इन अ कंट्री लाइक इंडिया बहुत वेल इनग्रेन्ड है। On the other hand, there is also the understanding of democracy as values. ये सारी चीजें लिख लो, ठीक है, पीडीएफ में नहीं है, लिख लो ये, ठीक है। डेमोक्रेसी एज वैल्यूज क्या होती हैं, अब जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग, बट व्हेन वी सी द सोसाइटी वर्किंग, डू वी सी डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, क्वेश्चन इज दैट। अब डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस क्या हुआ, डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस इज, फॉर एग्जाम्पल आपने रिपब्लिक टीवी चलाया, वहां पे क्या, वहां पे एज यूजुअल द एंकर इज स्क्रीमिंग एट पीपल, ठीक है, देर इज वन व्यू विच इज बीइंग पुश्ड फॉरवर्ड, पुश्ड डाउन पीपल्स थ्रोट्स, ठीक है, पीपल हु आर डिसेंटिंग विल बी लुक्ड एट एंटी नेशनल्स, या ये अर्बन नक्सल हैं, या ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं, राइट। सो द वैल्यू ऑफ डिसेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, द वैल्यू ऑफ फ्री स्पीच इज एक्सेप्टेबल ओनली टिल अ सर्टेन पॉइंट और अ सर्टेन फॉर्मेट। सिमिलरली इंडिया के ही अंदर अगर हम वोटिंग प्रोसेस को भी देख लें, टेक्निकली वोटिंग इज फ्री, टेक्निकली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एग्जिस्ट एंड पीपल आर फ्री टू गो एंड वोट फॉर देयर कैंडिडेट्स, बट क्या ये फ्रीडम इन प्रैक्टिस इनग्रेन्ड है, नहीं। वी स्टिल हैव एग्जाम्पल्स जहाँ पे से विलेजेस के अंदर या इवन इन अ लॉट ऑफ cities you see that women जो है of families they end up voting for the people जो कि उनके husbands बोल रहे हैं या फिर उनके father बोल रहे हैं कि आपने जाके इनके लिए वोट डालना है, हमारी फैमिली ट्रेडिशनली इसी पार्टी को वोट डालती है या इसी कैंडिडेट को वोट डालती है, तो आपने भी जाके इसी के लिए वोट डालना है, राइट। सो द आइडिया ऑफ सीक्रेट बैलेट एंड फ्री चॉइस, right, in practice does not exist. Why? Because the value of democracy is not entrenched in the society. So democracy as values, जो substantive democracy हम बोलते हैं, is not just limited to the political system, but ये society में perpetuate कर जाती है। तो जहाँ पे लोग जो हैं actually respect choosing their candidate or choose their candidate on a democratic basis, not on the basis of say उसका religion क्या है, उसका caste क्या है, where values of freedom and equality are genuinely practiced, जहाँ पे dissenters aren't looked at anti-nationals या फिर people are still not say categorized in various parts say on the basis of their caste, कि आज भी इंडिया में कास्ट बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें जो है प्रेवलेंट है। आप अपने घर में भी देख सकते हैं, राइट, द मेड्स हु कम फॉर एग्जांपल आर गिवन टी मे बी इन सेपरेट कप्स, राइट, दे आर सेपरेट कप्स जो कि उनके लिए रखे हुए हैं, क्यों,
Because again, these democracy as a political system in its procedural format might be established, but जो true democratic values हैं वो society में अभी भी missing है, राइट. सो ये जो एक पोलराइजेशन है ना बिटवीन प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, तो आगे ये समझिए, जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं ना तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ा देगा. ठीक है, कि यू कैन एक्चुअली पिन पॉइंट इंसिडेंट्स विच शो यू कि हाउ प्रोसीजरल या पोलिटिकल सिस्टम इन द पोलिटिकल डोमेन, right, as a political method democracy might be prevalent in India, but in its substantive format, जहाँ पे सोसाइटी के अंदर वो वैल्यूज आ जानी चाहिए, वो अभी भी मिसिंग है इस कंट्री में. ठीक है, सो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं यू कैन लुक एट दिस न्यूमरस इंसिडेंट्स व्हिच कैन पॉइंट आउट द सेम, राइट. अब चलिए यहाँ पे वापस आ जाते हैं. अब इन्होंने क्या बोला है, एलिटिस्ट थ्योरी किस पे फोकस कर रही है, वही प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे, पॉलिटिकल मेथड पे. ठीक है, कि डेमोक्रेसी की हमको क्या जरूरत है, एज लॉन्ग एज इट इज वर्किंग एज अ पोलिटिकल मेथड. जो प्रोसेसेस हमको चाहिए होते हैं कि हमने डिसीजन मेकर्स जो हैं, जो पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये वो ऑक्यूपाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्शंस जीते जिसके अंदर लोग ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हिस्सा लेते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दो चीजें हुआ, एलिटिस्ट ने बोला. पहली चीज, डेमोक्रेसी में आखिरकार पॉलिटिकल डिसीजंस कौन ले रहे, ये लीडर्स ले रहे हैं. ठीक है, लीडर्स हु आर ऑक्यूपाइंग ऑफिसेस लाइक द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स. ठीक है, ये लोग जो हैं आपकी लीडरशिप हैं और ये मेन पॉलिटिकल डिसीजंस ले रहे हैं एंड नॉट द पीपल देमसेल्व्स. तो जैसे कि हमने बात की ना, डायरेक्ट या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या होता है, यू हैव पीपल also involved in the act of governing, or you have procedures like the plebiscite, like referendum, जहाँ पे लोग जो है decisions ले रहे हैं. elitist theory of democracy क्या है, is a representative format, right, समझ में आ गया, it is a representative format जहाँ पे जो elites हैं they end up occupying positions of leadership, और ये elites, ये leaders जो हैं decisions लेते हैं, और लोग खुद जो है कोई decision नहीं ले रहे, वो बस क्या कर रहे हैं, इनको चुन के बिठा रहे हैं इन पोजीशंस ऑफ पावर. ठीक है, और यहीं से आता है हमारा सेकंड वो, कि लोगों का क्या रोल है, लोगों का रोल है दैट देयर इज फ्री कंपटीशन अमंग लीडर्स, एंड ये जो वेरिंग एलीट्स है जो कि एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं टू वू पीपल, टू गेट पीपल्स वोट्स, लोगों ने इन कंपीटिंग एलीट्स में से कोई एक चुनना है जो वो ऑफिस जाके ऑक्यूपाई करेगा. तो हम अपने ही इलेक्शंस में बहुत बार देख सकते हैं ना कि इलेक्शंस हो रहे हैं, एक इलेक्शन के अंदर जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है इज द अर्स्टवाइल से महाराजा ऑफ सम स्मॉल प्रिंसिपैलिटी दैट एग्जिस्टेड in the district. ठीक है, some other candidate which is standing from the other party used to be say maybe उन्हीं का छोटा भाई है, या फिर some other really strong landlord जिनके पहले जो है परिवार में पार्टी में रहे हैं. ठीक है, some other person happens to be a very well regarded say religious leader or someone who stood for elections now. तो क्या हुआ है, ये elites ही ये compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और लोगों का काम क्या है, लोगों का बस ये काम है कि ये जो वेरिंग elites है इनमें से मेरे को कौन सबसे ज्यादा अच्छा सूट करता है और मैं उसको जाके वोट जो है डाल दूंगा. ठीक है, तो लोगों का रोल क्या है, लोगों का रोल इज जस्ट लिमिटेड टू चूजिंग फ्रॉम दीज कंपीटिंग एलीट्स कि आखिरकार ये जो एमपी की पोजीशन है या एमएलए की पोजीशन है इसके लिए कौन जाके बैठेगा वहां पे, राइट. हाउएवर एक चीज क्या है, एक रिडीमिंग क्वालिटी है जो बोलते हैं डेमोक्रेसी की, राइट, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि एट द एंड ऑफ द डे लोगों का जो कंट्रोल है, लोगों का जो रूल है लिमिटेड है, एंड पावर जो है डिसीजन मेकिंग की एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं एलीट्स, इन्हीं लीडर्स के पास है. तो डेमोक्रेसी का फिर पॉइंट क्या हुआ, डेमोक्रेसी का पॉइंट अकॉर्डिंग टू एलिटिस्ट हुआ इज द फैक्ट दैट दिस इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, कि आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है बल्कि लिमिटेड पावर है. व्हाई, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स लाइक राइट्स, जुडिशरी जो कि इंडिपेंडेंट है, इंपॉर्टेंटली इलेक्शंस के कारण क्या होता है, देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल. तो मतलब
The leaders can't do as they please, right? They will have to at the end of the day respond to what the masses are demanding. Why? Because every 5 years जो है elections आ रहे हैं, ठीक है. सो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि ये एब्सोल्यूट पावर को जो है कर्टेल करके रखती है. नाउ अगेंस्ट दिस कंपीटिंग ये जो आइडिया है ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पे उन्होंने बोला कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे इट इज द एलिट्स हु आर ऑक्यूपाइंग लीडरशिप पोजीशन. यहीं से जो है आगे आता है एक और व्यू जो कि है रेमंड एरन का, राइट. ये भी जो है अपना डेमोक्रेटिक एलिटिज्म की ही बात करते हैं, राइट. अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी कंपीटिंग एलिट्स हैं, एक तरह से सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स यहाँ पे भी जारी है. बट एक और चीज है कि जो ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है, जिसके अंदर भी क्षमता है, वो ऊपर आ भी सकता है बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है. लिबरल डेमोक्रेसी जो है, अब एरन क्या बोलते हैं, वो कहते हैं इसके अंदर पहले चीज तो देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, इसको हम सेपरेशन ऑफ पावर्स बोलते हैं, जिसके कारण अगेन ये एब्सोल्यूट पावर जो है कर्टेल हो जाती है. दैट यू हैव डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, यू हैव द लेजिस्लेचर, यू हैव द एग्जीक्यूटिव, यू हैव द जुडिशरी, देन यू हैव अ सिविल सोसाइटी. सो देयर आर मल्टीपल सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस जो कि एक तरह से नजर रखते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि कहीं पे भी पावर जो है कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए, जिसके कारण डेमोक्रेसी खत्म हो जाए और मोनार्की या एब्सोल्यूटिज्म या डिक्टेटरशिप कम्स इनटू प्ले. Secondly, he points out that there is plurality of elites. There is not a small number of elites, but there are numerous elites who exist in this sphere. Right? अब ये कहते हैं सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो कि लिबरल डेमोक्रेसी और सोशलिस्ट कंट्री में है, वो इसी प्लूरैलिटी ऑफ एलिट्स को लेके है, ठीक है. एरन अब कहते हैं कि अगर आप सोवियत, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट ऐसी कंट्रीज को देखें, वहां पे इशू क्या था, वहां पे यूनिफाइड एलीट था. यूनिफाइड एलीट का क्या मतलब हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे देयर वाज वन पार्टी व्हिच वाज अ कम्युनिस्ट पार्टी, डिस्पाइट आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म. डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म क्या होता था, याद है आपको? अगर नहीं याद मतलब रिवाइज नहीं कर रहे हो. डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म बेसिकली होता था कि आपकी जो नीचे से बॉडीज शुरू होती हैं, राइट, कि आपकी जो से विलेज लेवल पे बॉडीज हो गई, सो ऑन सो फोर्थ, दे एंड अप चूजिंग आगे आगे ऊपर 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 के लीडर्स टिल द टॉप हायरार्की ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टीज, राइट. सो व्हाइल देयर इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक हैंडलिंग इन चूजिंग ऑफ लीडरशिप ऑफ पार्टी, जो पार्टी ने ऊपर से डिसीजन बना दिया, दैट विल होल्ड ट्रू फॉर एवरीवन फ्रॉम टॉप टू डाउन, ठीक है. तो यही आइडिया था कि कम्युनिस्ट पार्टी जहां पे सिंगल पार्टी एग्जिस्ट करती है, वहां पे एक यूनिफाइड एलीट है, प्लूरैलिटी नहीं है, चॉइस नहीं है लोगों के पास. आपके पास वही चॉइस है ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, और जो उनका लीडर अपॉइंट कर लिया गया, बस वही जो है आपकी कंट्री को चलाएगा. ऑन द अदर हैंड इन लिबरल डेमोक्रेसीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवाइडेड एलीट है, राइट. अब डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के कारण कम्युनिस्ट पार्टी में क्या हो गया, एक लीडर जो है, एक सुप्रीम लीडर, वो चुन लिया गया एंड वही जो है लोग उनको ही एक्सेप्ट करेंगे. लिबरल डेमोक्रेसी में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, पार्टीज के अंदर भी जो है बहुत सारी इनफाइटिंग चलती रहती है, राइट, फॉर टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ पावर. अगर आप अब यूएसए की ही एग्जांपल देख लीजिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो एक तरह से प्रमोट करता है कि दोनों ही पार्टीज का पहले क्या होता है, दोनों ही पार्टीज के जो कैंडिडेट्स है उनको चुनने के लिए भी जो है पहले कंपटीशन होता है, राइट. तो हमने देखा कि इस बार फॉर एग्जांपल इन द इलेक्शंस 2020 इलेक्शंस के लिए यू हैड पीपल लाइक बर्नी सैंडर्स, जो बाइडेन, Kamala Harris herself, they all were competing to be the Democratic Party's कैंडिडेट फर्स्ट, ठीक है. तो पहले उनमें कंपटीशन हो रहा था, तो मतलब पार्टी के अंदर भी कंपटीशन है एंड बिटवीन पार्टीज तो ऑब्वियसली कंपटीशन है ही है, राइट. सो एरन जो है पॉइंट आउट करते हैं कि लिबरल कंट्रीज में क्या है, एक डिवाइडेड एलीट जो है एग्जिस्ट करता है, विच मेक्स इट अ प्लूरलिस्ट सोसाइटी, राइट.
because there are plural interests existing in society and with every interest there is a separate elite जो कि खड़ा हो जाता है. तो जैसे कि हमने डेमोक्रेटिक पार्टी का ही एग्जाम्पल लिया इन द यूएस, हम देखते हैं जो कि ज्यादा थोड़े थोड़े और फार लेफ्ट के लोग हैं, राइट, वो बर्नी सैंडर्स को सपोर्ट करते थे, राइट. पीपल हु प्रोबेबली कम फ्रॉम वेरियस एथनिसिटीज, राइट, दे एंडेड अप सपोर्टिंग मे बी कैंडिडेट्स लाइक Kamala Harris. वहीं on the other hand, people who are more center left, they might be supporters of Joe Biden. ठीक है, तो क्या है, देयर आर प्लूरैलिटी ऑफ इंटरेस्ट जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, और उन प्लूरैलिटी ऑफ इंटरेस्ट को व्यक्त करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए देयर आर अ वैरायटी ऑफ एलिट्स आल्सो हु एग्जिस्ट. ठीक है, और इसी कारण बिकॉज ऑफ दिस प्लूरैलिटी ऑफ एलिट्स गवर्नमेंट बन जाती है अ बिजनेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, जहां पे मासेस का क्या काम है, डिवाइडेड प्लूरल एलिट्स से वो चुन के इनको भेजते हैं. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट. ठीक है, शुरुआत में क्या थे, दे वर बोथ कंपीटिंग कैंडिडेट्स. ठीक है, वहीं अब क्या हो गया, यहाँ पे अब एक बिजनेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज हो गया. व्हाई? बिकॉज विद अ व्यू टू गेट her supporters also on board and to vote for Biden, what do? You end up compromising with each other. ठीक है, यही सेम चीज जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम देखने को मिलती है, स्पेशली जब कोएलिशन गवर्नमेंट आती है. राइट, तभी हम बोलते हैं ना कि यूपीए एंड एनडीए आखिरकार क्या है, कोएलिशन सिस्टम्स ही हैं मल्टीपल पार्टीज के. ठीक है, तो ये कोएलिशंस एक तरह से सपोर्ट करती है बिजनेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज को, गवर्नमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज को, जहां पे प्लूरल एलिट्स जो हैं वो एक तरह से मासेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और एरन की ही इस प्लूरलिस्ट थ्योरी से वी मूव ऑन फ्रॉम एलिटिस्ट थ्योरी टुवर्ड्स प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. अगेन प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर भी हमने किया हुआ है, स्टेट हमने किया हुआ है, जहाँ पे हमने रॉबर्ट डाल की जो है थ्योरी पढ़ी है, राइट, जहाँ पे हमने पॉलीआर्की का आइडिया देखा है. वही सेम आइडिया जो है यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है. तो बहुत जल्दी हम करेंगे कि प्लूरलिस्ट थ्योरी क्या अब क्रिटिसाइज करता है एलिट्स को, कि इंस्टेड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स की जो आप बात कर रहे हो, ओलिगार्की की जो बात कर रहे हो, एक्चुअल में क्या है, देयर आर ग्रुप इंटरेस्ट एट प्ले एंड इन ग्रुप इंटरेस्ट्स की रिफ्लेक्शन है डेमोक्रेसी. ठीक है, अब यहां पे हमने देखा एरन भी जो है प्लूरैलिटी ऑफ एलिट्स की बात करते हैं. तो रेमंड एरन एक तरह से एलिटिज्म और डेमोक्रेसी ही नहीं बल्कि एलिटिज्म एंड प्लूरलिज्म को भी जो है ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं. राइट, तो यहां पे भी वो बोलते हैं कि प्लूरलिस्ट थ्योरी में भी जो है अब दो तरह की वेरिएशंस हो सकती हैं. एक है प्लूरैलिटी ऑफ एलिट्स, जिस तरह से हमने देखा रेमंड एरन को, जो बोल रहे हैं हाँ एलिट्स एग्जिस्ट करते हैं बट ये एक बहुत छोटा ग्रुप नहीं है, बल्कि देयर इज आल्सो प्लूरैलिटी ऑफ एलिट्स, क्योंकि जितने ज्यादा डाइवर्स इंटरेस्ट इन द सोसाइटी उतने ज्यादा उन डाइवर्स इंटरेस्ट से उठ के आएंगे आपके एलिट्स भी. The second more prevalent theory is what we have done पहले also, the group theory of pluralism. ठीक है, कि on the basis of various interests of people, different associations, different groups जो है बन के आ जाते हैं in a democracy. Right? तो for example you have FICCI जैसी चीजें जो कि इंडस्ट्रियल लॉबी को जो है सपोर्ट करती हैं. Then you have people like various, हमने बात की थी BKS, BKU, जो कि फार्मर्स इंटरेस्ट को जो है एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं. राइट, तो जैसे कि फार्मर्स बिल्स लाए गए गवर्नमेंट द्वारा, तो ह्यूज क्वेश्चन दैट वाज रेज्ड वाज दैट इवन नॉट जस्ट आउटसाइड बट इवन से आपकी बीजेपी की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसके अंदर जो आती है एक भारतीय किसान संघ जो कि आरएसएस के विद इन आती है, वो भी प्रोटेस्ट कर रही है अगेंस्ट द बिल्स. राइट, तो क्यों? क्योंकि देयर इज दिस interest at play. Similarly हमने देखा कि even though SAT was a coalition partner and alliance member, what happens? They drop out. Why? Because जो उनकी core constituency है, that is of farmers, उनके interests were now under threat. ठीक है, तो similarly you have various trade unions जो कि exist करती हैं of various parties etc. जो कि laborer के interest जो हैं उनको एक तरह से व्यक्त करते हैं. तो
वेरियस एसोसिएशंस हैं जो कि वेरियस इंटरेस्ट जो है उनके ग्रुप मेंबर्स को उनको रिफ्लेक्ट करती हैं। एंड आखिरकार गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज बार्गेनिंग, कॉम्प्रोमाइज एंड नेगोशिएशन अमंगस्ट दीज ग्रुप्स विच एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। तो ये जो है एक प्लूरलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी भी हो जाता है, राइट। सो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की जो वेरियस थ्योरीज आई हैं बेस्ड ऑन प्लूरलिस्ट कॉन्सेप्शन, राइट, यू हैव बेंटली, यू हैव ट्रूमन, इन सब के हम जो है पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने देखा कि वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस जो है एक दूसरे के साथ ये बार्गेन कॉम्प्रोमाइज करके अपने इंटरेस्ट जो है पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट को जो है प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं कि वो उनकी इंटरेस्ट को केटर करने के लिए जो है पॉलिसी बनाए, राइट। वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट थ्योरीज जो कि प्लूरलिस्ट थ्योरी के अंदर आई वो किसकी थी, रॉबर्ट डाल की, जिनका जो है काम था, एक सर्वे था न्यू कनेटिकट में, जहां पे उन्होंने एनालाइज किया कि बहुत सारी ऐसे एसोसिएशंस जो है ग्राउंड लेवल पे एग्जिस्ट करती है, पीपल्स एसोसिएशंस है जो कि अपने वेरियस मेंबर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको एग्रीगेट कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है और उनको व्यक्त करने की कोशिश करती है। एंड यही ग्रुप्स जो है इन्हीं में बार्गेनिंग जो है चल रही है, एंड दिस इज एट द एंड ऑफ द डे what impacts the policies, the decisions, the laws of the गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी तरह के सिस्टम को जो है रॉबर्ट डाल ने क्या बोला था, रॉबर्ट डाल ने इसको पॉलीआर्की बुलाया, राइट। दैट देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स, मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स, वेरियस काइंड्स ऑफ एसोसिएशंस जो कि पावर असर्ट करने की कोशिश करते हैं डेमोक्रेसी में थ्रू इट्स मेंबर्स, थ्रू इट्स लीडर्स, एंड देयरफॉर इम्पैक्ट द गवर्नमेंट एंड द काइंड ऑफ पॉलिसीज दैट दे विल मेक, ठीक है। तो यहां पे इंपॉर्टेंटली डाल ने किसको क्वेश्चन किया, C.W. मिल्स की पावर एलीट थ्योरी जो है उसको इन्होंने क्वेश्चन किया। इन्होंने बोला कि आपकी ये जो थ्योरी है कि आपकी जो सिर्फ ये जो 3 पावर एलीट है, राइट, जो 3 मेन कॉन्स्टिट्यूटिंग ग्रुप्स होते हैं जो कि पावर एलीट का पार्ट होते हैं, दैट इज योर पॉलिटिशियंस, दैट इज योर मिलिट्री लीडर्स एज वेल एज योर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट मेंबर्स, कि यही सारे डिसीजंस बनाते हैं, दिस इज क्वेश्चनेबल। ही सेज एट द टॉप लेवल, ठीक है, एट द हाईएस्ट लेवल ऐसे डिसीजंस जो हैं ऑब्वियसली ये हो सकता है कि पावर एलीट जो है इनको डोमिनेट करें, बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम अ लॉट ऑफ ग्रुप्स do not have the expertise or the interest in these matters, right? So with regard to say nuclear weapons किसके against use करने हैं या नहीं करने हैं, right? War किसके against wage करनी है या नहीं करनी है, right? This may be a game played by the power elite only, बट जो डे टू डे डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग हो गई, से विद रिगार्ड टू योर इकोनॉमी, विद रिगार्ड टू सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटी, राइट, वो जो है सिर्फ ये पावर एलीट नहीं डोमिनेट करते, बल्कि इट इज द आउटकम ऑफ बार्गेनिंग जो होती है अमंगस्ट वेरियस एसोसिएशंस जो कि किसी गिवन पॉलिसी इशू पे जो है कंसर्न्ड है, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेबर कोड्स की बात हुई इंडिया में, राइट। अब लेबर कोड्स की आप इमेजिन कीजिए, लेबर कोड्स में अगर चेंजेस लाने हैं तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स दैट विल एग्जिस्ट, मल्टीपल एसोसिएशंस दैट विल एग्जिस्ट। वन विल बी योर कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल लॉबी जो कि बोलेगी कि आप इनको ईज कीजिए, हमें फायरिंग की पावर ज्यादा दीजिए, हमें जो है और ज्यादा जो है पावर दीजिए, जिसके कारण जो है हम वर्कर्स को कंट्रैक्चुअल उस पर भी रख सकें, राइट, इतनी सारी फैसिलिटीज ना हमें प्रोवाइड करने पड़े। ऑन दी अदर हैंड वी विल ऑल्सो हैव वेरियस ट्रेड यूनियंस एंड लेबर ऑर्गेनाइजेशंस जो लेबर के जो इंटरेस्ट है उनको आगे रखेगी, राइट। तो यही इन दो ग्रुप्स के बीच की जो बार्गेनिंग है, जो नेगोशिएशन है, उसके थ्रू जो है बेसिक पॉलिसी आपकी शेप होगी जो कि गवर्नमेंट आखिरकार बनाएगी, ठीक है। तो ये जो आइडिया है ये रॉबर्ट डाल बोलते हैं दिस इज व्हाट इज पॉलीआर्की, जो कि डेमोक्रेसी सच एज यूएसए के अंदर एग्जिस्ट करता है। एंड व्हाट मेक्स दिस पॉलीआर्की पॉसिबल, ही सेज यू नीड सर्टेन कंडीशंस जिसके कारण पॉलीआर्की कैन कम इनटू प्रैक्टिस। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आप किसी ग्रुप के भी मेंबर हैं तो एक ग्रुप और उसके वेरियस मेंबर्स को ये फ्रीडम चाहिए ताकि वो आखिरकार बता भी सके कि हमारी डिमांड्स क्या है, व्हाट इज इट दैट वी वांट, व्हाट इज इट दैट वी आरंट हैप्पी विद, कौन सा लॉ जो है हमें पसंद है, कौन सा लॉ हमको नहीं पसंद। देयर इज फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर ऑफ डे टू डे थिंग्स और से निटी ग्रिटीज ऑफ अ लॉ जो हो रहा है, राइट। प्रेस इज व्हाट प्लेज अ रोल, राइट। सो प्रेस का काम क्या होता है, वेरियस जर्नलिस्ट का, कि कोई भी नई डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में इन्फॉर्म करना, उसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करना। तो एक फ्री
और बहुत ही enthusiastic प्रेस जो है अगेन इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलीआर्की. देन बट ऑब्वियस इज द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस. आखिरकार पॉलीआर्की का बेस ही क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल एसोसिएशंस. तो अगर यही फ्रीडम नहीं होगी टू फॉर्मुलेट एसोसिएशंस, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, then polyarchy obviously can't exist क्योंकि उसकी foundational element ही missing है, right? Next is obviously independence of judiciary as a method of checks and balances on powers of the government, and lastly and very importantly the right to dissent, that if you aren't happy with something, if you aren't happy with the policy or the law, you have the right कि आप उसके against जो है बोल सके. अगेन ये सारी कंडीशंस हम ऑलरेडी प्रीवियसली कर भी चुके हैं, राइट? हाउएवर अगेन जैसे कि हमने पहले बात की थी, जब प्लूरलिज्म का इतना प्लूरलिस्ट थ्योरी का क्रिटिक आया तो उन्होंने इसको चेंज करके नियो प्लूरलिज्म की थ्योरी जो है वो आगे रखी, एंड डाल ने जो है एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा हाँ जी मैं मानता हूं कि बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशन होती है, कॉम्प्रोमाइज होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई ऑल्सो नाउ टेक इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट कि हर ग्रुप जो है इक्वल पावर नहीं इंजॉय करता. जैसे कि अब हमने बात कर ली लेबर कोड को लेके ही. अब लेबर कोड में हमने बात की, एक तरफ है इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट लॉबी और दूसरी तरफ है लेबर यूनियंस और ट्रेड यूनियंस, राइट? अब एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आल्सो टेक नोट ऑफ द फैक्ट कि इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट लॉबी इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन द ट्रेड यूनियंस एंड लेबर ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, इट इज द इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट लॉबी आखिरकार जिनके पास बहुत सारा पैसा है, they end up financing campaigns of governments. They also have the capacity to bribe a lot of people. ठीक है, तो एक तरह से जो पावर है जो कि एक ग्रुप के पास है, it is much larger vis-a-vis the other group. तो क्या ये एक फेयर बार्गेनिंग हुई? नहीं, फेयर बार्गेनिंग नहीं हुई. क्यों? क्योंकि दूसरे ग्रुप के पास जो है, जो कि आपका इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट ग्रुप है, इट हैज फार मोर पावर देन द ट्रेड यूनियंस और द लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? तो जिसके कारण जो है ये पावर जो है ग्रुप्स में इक्वली या इवनली डिवाइडेड नहीं है, बल्कि अनइक्वली डिवाइडेड है. और इसी को उन्होंने क्या बुलाया? इसको उन्होंने बुलाया डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की, राइट? बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम बोल रहे हैं कि हाँ जी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि डिफॉर्म पॉलीआर्की एग्जिस्ट करती है, एंड इनफैक्ट इन्होंने कॉर्पोरेट्स का ही एग्जांपल लिया कि किस तरह से कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल लॉबी जो है कितनी स्ट्रांग है, कितनी वेल एंट्रेंच्ड है, कितनी ज्यादा पावर है इसके पास बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक माइट. ठीक है, हमने एग्जाम्पल देखा हुआ है ना कि जैसे कि यूएसए में अब इतने गन इंसिडेंट्स होते हैं, बट स्ट्रिक्टर गन लॉज क्यों नहीं बनते? क्योंकि गन लॉ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे स्पेंड ऑन कैंपेनिंग इन ब्राइब्स एंड सो ऑन सो फोर्थ इज ह्यूज. तो कोई भी गवर्नमेंट जो है गन लॉज को कर्टेल करने की कोशिश नहीं करती है. वहीं न्यूजीलैंड में देयर वाज ओनली वन इंसिडेंट दैट हैपेंड एंड द गवर्नमेंट टुक स्ट्रिक्ट कॉग्निजेंस ऑफ द सेम एंड मेड अ स्ट्रिक्ट लॉ ओवर इट. ठीक है, तो अब एक तरह से डिफॉर्म पॉलीआर्की एंड डाल भी मान रहे हैं कि हाँ जी कॉर्पोरेट लॉबी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. नाउ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डजंट दिस देन टेक अप द मार्क्सिस्ट व्यू ओनली? मार्क्सिस्ट भी तो यही बोल रहे हैं ना दैट इट्स द इकोनॉमिक एलिट्स हु आर डोमिनेटिंग द स्टेट, राइट? अब यहाँ पे क्रूशियल डिफरेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट्स जो इकोनॉमिक एलीट है उनकी एक पूरी होलसम डोमिनेशन है. ठीक है, पूरे के पूरे स्टेट को डोमिनेट करते हैं, चाहे जो मर्जी पॉलिसीज हो, जो मर्जी लॉज बनाने हो, जो भी हो, इट इज इन द हैंड्स ऑफ द इकोनॉमिक एलीट्स. On the other hand, even though Dahl accepts that corporate lobby बहुत strong है, वो बोलता है corporate lobby का interest क्या है? Economics. तो basically उनकी जो intrusion है और जहाँ पे वो power assert कर पाएंगे will be mainly in the domain of say economic policies. On the other hand, चाहे वो पॉलिटिकल पॉलिसीज हो, कल्चरल पॉलिसीज हो, कोई भी और पॉलिसीज हो, वहां पे कॉर्पोरेट्स का रोल जो है काफी लिमिटेड रहेगा. फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लॉज के रिगार्डिंग जो है गवर्नमेंट ने लॉ बनाना हो. अब पर्सनल लॉज जो है ना ही कॉर्पोरेट्स का यहाँ पे कोई इंटरेस्ट है और ना ही उनकी कोई खास से हो पाएगी, राइट? सो इवन दो कॉर्पोरेट लॉबी से माइट से कि हाँ जी हमको तो यूसीसी चाहिए ही चाहिए, but the government will also realize कि in such matters the people are extremely sensitive. ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे एक rough short decision ले लिया just to appease a corporate lobby, people might stand in revolt, people might start protesting, which might lead to the throw of a government.
ठीक है। तो ऐसी चीजों में कॉर्पोरेट्स की जो से है बहुत लिमिटेड होगी। तो ये जो है डाल एंड प्लूरलिस्ट का मानना है, राइट, जिसके कारण हम बोलते हैं कि इनकी भी जो है मैसिव डिफरेंस है फ्रॉम द मार्क्सिस्ट। इंपॉर्टेंटली गॉबा के अंदर ना व्हेन यू लुक एट डेमोक्रेसी का चैप्टर, राइट, वहां पे कंसेप्शंस ऑफ कंटेम्पररी थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो है ना, वहां पे एलिटिस्ट एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी के बीच का भी जो है डिफरेंस दिया गया है, राइट। वो डिफरेंस को भी जो है ना 3-4 पेजेस हैं, पढ़ लीजिए, काफी इजी है, बट पढ़ना जरूर, राइट। क्लियर हो जाएगा कि गलती से भी अगर एक क्वेश्चन आ जाता है ऑन डिफरेंशिएट बिटवीन एलिटिस्ट एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, आपको अपने मन से बनाना नहीं पड़ेगा, राइट। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, आपको एलिटिस्ट थ्योरी पढ़ा दी, आपको बता दिया मार्क्सिस्ट थ्योरी भी क्या है, राइट। बट वहां पे क्या आपको गॉबा के अंदर बना बनाया आंसर मिला हुआ है, राइट। सो यू जस्ट हैव टू पुट दैट डाउन अलोंग विद अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, तो वो जरूर पढ़ लेना एक बार, राइट। नाउ नेक्स्ट वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंटली मैकफर्सन और उनका क्या कहना था ऑन डेमोक्रेसी। अब हमने सबसे पहले एलिटिस्ट एंड प्लूरलिस्ट कर लिए, बिकॉज यहाँ पे भी जो है मैकफर्सन ने बात की है। अब फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने शुरुआत से क्या किया। शुरुआत में जब हम एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कर रहे थे तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि देयर आर 2 एस्पेक्ट्स, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी एंड सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। Procedural क्या है? Procedural is more concerned with the political method, more concerned with the political processes, the entire idea of how the political system works. तो formal method of democracy जो है वो आपका procedural हो गया. Substantive on the other hand is more value oriented. ठीक है, सो आइडियाज ऑफ राइट्स, आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, लोग इनको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज द सब्सटैंटिव व्यू ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब साथ ही में हमने एक और चीज कर ली, दैट देयर इज एन एलिटिस्ट थ्योरी एंड देयर इज अ प्लूरलिस्ट थ्योरी। अब मैकफर्सन जो है ना, मैकफर्सन हम लोगों जैसे हैं। हम लोग क्या करते हैं यूपीएससी में जब हम पढ़ाई करते हैं कि हम पहले देखते हैं कि एग्जिस्टिंग थ्योरी क्या है, राइट, जो मेन स्ट्रीम थ्योरी है वो क्या है, फिर हम देखते हैं उसके क्या क्या क्रिटिसिज्म आए, राइट, फिर उसके अगेंस्ट एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी क्या प्रोवाइड हुई, उस ऑल्टरनेटिव थ्योरी के क्या क्या क्रिटिसिज्म आए, एंड देन अगर कोई बैलेंस्ड एक व्यू जो है उन दोनों के अगेंस्ट बन सकता है। तो मैकफर्सन भी इसी तरह से प्रोसीड करते हैं। मैकफर्सन कहते हैं, बिफोर आई मेक माई ओन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रीवियस थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसीज विच एग्जिस्टेड, ठीक है, एंड व्हाई आर दीज प्रीवियस थ्योरीज इनसफिशिएंट, राइट। नाउ द पॉइंट इज ना, मैकफर्सन इज लाइक, अगर मैं थ्योरी ऑन डेमोक्रेसी बता रहा हूँ तो ये भी बताना मेरे को जरूरी है कि एक नई थ्योरी की जरूरत क्या है, पहली इतनी थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही है तो मैं एक और थ्योरी क्यों ला रहा हूँ, राइट। सो ही फर्स्ट ट्राइज टू शो यू दैट व्हाट आर द मिसिंग एलिमेंट्स जो कि प्रीवियस थ्योरीज में नहीं है, which need to be worked upon, and that is why he is putting forward now and another view of democracy. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब सीबी मैकफर्सन जो है ना, एक बहुत ही एक्सटेंसिव थ्योरी बनाते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज पहले वो पुरानी थ्योरीज को क्रिटिसाइज करेंगे एंड देन ही विल गो ऑन टू डेवलप हिज न्यू थ्योरी। इंपॉर्टेंटली ही बिलोंग्स टू द क्रिटिकल लिबरल एगैलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट, कि बेसिकली ही अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लिबरल वैल्यूज, लिबरल आइडियाज, राइट, जो कि एग्जिस्ट करते हैं, पर एट द सेम टाइम उनको उनके फ्लॉज के बारे में भी पता है। ठीक है, सो ही अंडरस्टैंड्स कि हाँ जी सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, but at the same time he can also see through the market dominant capitalist forces at work जो कि इस civil and political liberties को massively curtail कर देते हैं for the sake of corporate and industrial bigwigs, right? तो अब क्योंकि it is the corporate and industrial bigwigs जो सारे मजे ले रहे हैं at the cost of the masses, मैकफर्सन का आइडिया क्या है, ये इगैलिटेरियनिज्म को प्रमोट करना, कि मासेस का वेलफेयर जो है वो इंश्योर हो सके, इगैलिटेरियन वैल्यूज जो है इंट्रेंच हो सके, एक तरह की जो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं और एक जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है मासेस की बाय दीज बिग इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट्स, राइट, उसको हम प्रिवेंट कर सकें, राइट। अब मैकफर्सन की जो थ्योरी है, हमने बोला कि वो क्रिटिसाइज करते हैं पुरानी थ्योरीज को, तो क्रिटिसाइज करने से पहले वो क्या करते हैं, वो कैटेगराइज कर देते हैं इन थ्योरीज को। ठीक है, कैटेगराइजेशन अब वो कैसे करते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले कि देयर वर क्लासिकल थ्योरीज विच एग्जिस्टेड एंड देन देयर आर मॉडर्न थ्योरीज विच एग्जिस्टेड।
क्लासिकल थ्योरीज की वो फर्दर सब कैटेगराइजेशन करते हैं इनटू प्रोटेक्टिव थ्योरीज विच आर प्रमोटेड बाय थिंकर्स लाइक जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, राइट, and developmental theory which is promoted by thinkers like J.S. Mill, T.H. Greene and so on so forth. Then he says modern theories जो कि contemporary era के अंदर prevalent हुई हैं are further subcategorized into elitist theory जैसे कि हमने पढ़ी, ठीक है, of various thinkers such as C.W. Mills, Joseph Schumpeter, so on so forth, Raymond Aron, right? And then there are pluralist theories of people such as Robert Dahl, Truman, Bentley and so on so forth. ठीक है, तो बोलते हैं ये जो है दो कैटेगराइजेशन है। अब वो इन कैटेगरीज को इन डेप्थ एनालाइज करते हैं कि ये कैटेगरीज क्या हैं ऑफ डेमोक्रेसी। क्लासिकल थ्योरीज में अब हमने कर लिया दो टाइप्स हैं, प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल। प्रोटेक्टिव क्या है? प्रोटेक्टिव जैसे कि जॉन लॉक, आपके जेरेमी बेंथम, इन सब ने जो है प्रमोट किया, दीज आर व्हाट यू कॉल योर क्लासिकल लिबरल थ्योरीज, एकदम जो कि आपके नेगेटिव लिबर्टी के आइडिया के साथ ऑफन एसोसिएटेड होती है। दीज आर बेस्ड ऑन द फैक्ट, अगेन याद है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी क्यों आई है? पॉलिटिकल अथॉरिटी हैज बीन मेड बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर नेचुरल राइट्स, ठीक है, which are your right to life, liberty and property, right? अब यहीं पे देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक्चुअली ये पूरी जो लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी है केम आउट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द मिडिल एंड बुर्जुआ क्लास जो कि यूरोप में डेवलप हो रही थी, राइट? फॉल ऑफ मोनार्की, फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म, फॉल ऑफ नोबिलिटी हो गई है, एंड नाउ यू हैव द मिडिल क्लास, बुर्जुआ क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास ऑन द राइज। और इनको क्या, इनको एक नई थ्योरी चाहिए थी, एंड दैट इन द केम इन द फॉर्म ऑफ योर लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी, जिसको प्रोटेक्टिव थ्योरी कहते हैं। जिसका काम क्या था? जिसका काम था दैट अनलाइक द एब्सोल्यूट मोनार्किकल पावर ऑफ द स्टेट, अब स्टेट की पावर जो है कर्टेल कर दी गई, एक नाइट वॉचमैन स्टेट बना दिया गया, जहां पे स्टेट एंड सिविल सोसाइटी के अंदर एक क्लियर कट जो है डिफरेंशिएशन थी। स्टेट ने अपने पब्लिक स्फेयर तक रहना है, सिविल सोसाइटी इज ओपन फॉर कंपटीशन फॉर मार्केट फोर्सेस टू परस्यू योर प्राइवेट इंटरेस्ट। साथ ही में पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ जो है उसके बीच में जो है एक स्ट्रिक्ट डायमेंशन, एक स्ट्रिक्ट लाइन जो है खींच दी गई। स्टेट का काम क्या था? न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है लॉ एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग, लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स उठ के आती है उसको रिजॉल्व करना, नॉट गोइंग बियॉन्ड देम। स्टेट का बेसिक काम क्या था? जो राइट्स है सिटीजन्स के, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के, उसको सेफ गार्ड करके रखना। एंड ये राइट्स जो है इन टर्न लिमिट करते थे पावर ऑफ द स्टेट को, कि स्टेट जो है सिर्फ उनको जो पब्लिक स्फेयर का एरिया दिया है ऑफ लॉ, ऑफ ऑर्डर, ऑफ रेगुलेशन, ऑफ मेंटेनिंग लॉज, वो वहीं तक सीमित रहे, ऑफ नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्टिव स्टेट है विच प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, दिस वाज समथिंग जो कि क्लासिकल लिबरल थिंकर्स लाइक जॉन लॉक, यूटिलिटेरियंस लाइक जेरेमी बेंथम, इन्होंने आगे रखा। As against this protective theory based on positive, थोड़ी जो मूवमेंट आती है towards positive liberty, वहां से निकल के आता है what we understand is the developmental theory of democracy, and this was put forward by scholars like J.S. Mill and T.H. Green, जहां पे इन्होंने बोला कि स्टेट को सिर्फ एक नाइट वॉचमैन नहीं बनना, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम का काम है लोगों की सेल्फ डेवलपमेंट को इनकरेज करना। और ये इनकरेजमेंट कैसे मिलेगी? सिर्फ ये कि नहीं कहते कि हाँ लोगों का काम क्या है, आके वोट डालना और बस वोट डालने के बाद उनका काम खत्म हो गया, नहीं। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन द पब्लिक स्फेयर, active involvement of the people in understanding what the government is doing, looking at their laws, talking about those laws, discussing them, criticizing them,
एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो इनका आइडिया था कि डेमोक्रेसी जो है एक नाइट वॉचमैन स्टेट जिसका काम सिर्फ है टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड सेफगार्ड द प्राइवेट डोमेन ऑफ द इंडिविजुअल्स, उस तक नहीं लिमिटेड है, बल्कि उसका काम है टू हेल्प डेवलप एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। और ये जो पर्सनैलिटी, ये जो टैलेंट्स ऑफ पीपल, ये कब डेवलप हो पाएंगे? ये डेवलप हो पाएंगे जब स्टेट उनको इनकरेज करेगा कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप अपने व्यूज दीजिए, यू टॉक अबाउट व्हाट लॉज यू लाइक, व्हाट लॉज यू डोंट लाइक, हाउ कैन द सिस्टम बी बेटर इम्प्रूव्ड, व्हाट आर द चेंजेस दैट कैन बी ब्रॉट ऑन, राइट। सो ये सब जो चीजें हैं उनसे अवेयरनेस और डेवलपमेंट होगी ऑफ सिटीजन्स। तो स्टेट का काम सिर्फ प्रोटेक्शन का नहीं है, बल्कि क्या, डेवलपमेंट का भी है। तो ये जो पॉजिटिव लिबरल कॉनोटेशन आती है, ये हमारे डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ लिबर्टी से आती है। अब मैकफर्सन बोलते हैं बड़ी अच्छी थ्योरीज हैं, राइट, दे आर वेरी गुड थ्योरीज, दे टॉक अबाउट very importantly not just the procedure of democracy but in fact the substantive values of democracy। और ये substantive values क्या है? पहली चीज लिमिटेड गवर्नमेंट, जो कि प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड सेकेंडली डेवलपमेंटल रोल, जहां पे सिटीजन्स की डेवलपमेंट, उनकी पर्सनालिटी की शेपिंग एंड मोल्डिंग जो है स्टेट के साथ, डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएट की गई, राइट। मैकफर्सन कहते हैं, सो एज सब्सटैंटिव थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी आई रियली हैव टू अपलॉड देम, हाउएवर इनका विद द रियल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो बस एब्स्ट्रैक्ट में बात कर रहे हैं कि हाँ जी, प्रोटेक्ट करना है उनके राइट्स को, टिरनी ऑफ स्टेट पावर से बचा के रखना है, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट बचा करनी है, उनकी पर्सनालिटी को जो है शेप करना है, मोल्ड करना है। बट आखिरकार रियल वर्ल्ड में डेमोक्रेसी फंक्शन कैसे करती हैं? Who are the people who end up winning elections? Elections होते कैसे हैं? What are the basis on which people end up voting? What are the basis on which leaders end up competing? इसकी तो बात ही नहीं की है क्लासिकल थ्योरीज ने, ठीक है। तो ये तो बहुत एक वैल्यू, बहुत ही नॉर्मेटिव लेवल पे काम कर रहे हैं। एम्पिरिसिज्म जो है वो बहुत ज्यादा मिसिंग है एज फार एज क्लासिकल थ्योरीज आर कंसर्न्ड, ठीक है। देन ही कम्स टू द मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज में हमने देखा एलिटिस्ट थ्योरी है। एलिटिस्ट थ्योरी को ये कहते हैं कि ये एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी जो है इज व्हाट ही कंपेयर्स इट टू द मार्केट और इकोनॉमी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और ये शुम्पीटर एंड एंथनी डाउन जैसे लोगों के साथ जो है एसोसिएट किया गया है। तो अब इकोनॉमी के मार्केट मॉडल क्यों बुलाया जाता है? अब जैसे कि हम किसी एक मार्केट में जाते हैं, हम देखते हैं डिफरेंट दुकानें हैं वहाँ पे, राइट, डिफरेंट दुकानों के ओनर्स जो हैं चीज़ें बेच रहे हैं। तो हम देखते हैं ना, कोई भी आप मंडी चले जाएं या कोई भी आप फ्ली मार्केट चले जाएं, राइट, सरोजनी जैसे है दिल्ली एक्सेट्रा में, वहाँ पे क्या होता है, जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं जो शॉपकीपर्स होते हैं, दे स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, अरे ये दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू विल फाइंड इन दिस मार्केट, इस रेट पे सब इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा, ये ले लीजिए, सबसे यूनिक है, यहीं पे है, बस इसी दुकान पे है। तो क्या है, बेसिकली वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं विद देयर सेलिंग पावर, विद देयर पावर टू मार्केट अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम क्या है, हम कंज्यूमर्स की तरह जाते हैं, हम वेरियस प्रोडक्ट्स को देखते हैं, हम वेरियस लोग जो उनको बेच रहे हैं उनको देखते हैं, हम देखते हैं कौन सी चीज़ सबसे अच्छी है, कौन से प्राइस पे मिल रही है, मुझे कौन सी चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट फिट आई, मेरे पे सबसे अच्छी कौन सी लग रही थी, क्या डिस्काउंट मेरे को मिल रहा है, एंड ऑन दैट बेसिस आई एंड अप मेकिंग अ डिसीजन कि हाँ जी मैं ये शर्ट खरीद रही हूँ या वो पैंट खरीद रही हूँ, राइट। तो अब मैकफर्सन बोलते हैं कि ये एलिटिस्ट थ्योरी जो है, जो कि मार्केट इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है, वहाँ पे भी यही हो रहा है कि एलिटिस्ट की जो है मंडी लगी हुई है, राइट, देयर आर न्यूमरस एलिटिस्ट हु आर कंपीटिंग, right, there are numerous elites who are competing, हमने बात की थी ना, there is a plurality of elites, they are competing elites, there are diversity of elites, and लोग क्या है, लोग वहाँ पे जाते हैं कंज्यूमर्स देखने के हाँ जी कौन सा एलीट मेरी डिमांड्स को सबसे ज़्यादा फुलफिल कर रहा है, एंड फिर वो उस एलीट को चुन लेते हैं जिससे उनको लगता है कि मेरी डिमांड्स, मेरी नीड्स की जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाएगी। तो एक जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का प्रिंसिपल हम इकोनॉमी में लगाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से एक प्रोडक्ट खरीदने से मेरी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा फुलफिल हो रही है,
उसी तरह का जो ये एस्पेक्ट है, उसी तरह का एक जो फॉर्मूला है यहाँ डेमोक्रेसी में भी लगाया जा रहा है। ठीक है, तो वोटर्स क्या है, वोटर्स आर लाइक कंज्यूमर्स, पॉलिटिशियंस जो है एंटरप्रेन्योर्स, शॉपकीपर्स जो मर्जी मान लीजिए उनकी तरह हैं, जो कि लोगों को रुझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो भी पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा खुश कर देता है लोगों को, जिनके साथ उन्हें लगता है कि अरे वाह इसने तो फ्री लैपटॉप्स बांट दिए, अरे या वाह ये तो फ्री ये दे रहा है, उसके जो है जाके लोग वोट कर देते हैं। सिर्फ आपको क्या चाहिए, जैसे कि हम मार्केट में बात करते हैं ना, मार्केट में हम बोलते हैं कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर कंपटीशन अमंगस्ट वेरियस कॉम्पिटिटर्स अलाउड होना चाहिए, किसी भी तरह की मैल प्रैक्टिसेस या होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग ये नहीं होनी चाहिए, राइट। सो इवन कैपिटलिस्ट मार्केट जो है इंश्योर करते हैं कि मोनोपोली, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग ऐसी सारी चीज़ें जो है ना हो रही हों। उसी तरह बोलते हैं कि जैसे कि एक लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल में काम है कि आप मार्केट को यू लीव इट टू योर ओन फोर्सेस, बस आपने इंश्योर करना है दैट देयर इज फेयर प्ले एंड फ्री कॉम्पिटिशन एट वर्क। उसी तरह से इवन इन अ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग क्या ज़रूरत है, हमें सिर्फ प्रोसेस की ज़रूरत है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की ज़रूरत है। उसके बाद जो मर्जी एलीट चुने जाए लोगों द्वारा, जिस मर्जी बेसिस पे चुना जाए, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसीज में इसी तरह से प्लूरैलिटी ऑफ एलीट्स एग्जिस्ट करता है, और जैसे कि हमने पढ़ा था सोशलिस्ट डेमोक्रेसीज में, कम्युनिस्ट कंट्रीज में मोनोलिथिक या यूनिफाइड एलीट्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। इसके अगेंस्ट अब एक और मॉडर्न थ्योरी जो आई, वो आई द प्लूरलिस्ट थ्योरी, जहां पे उन्होंने क्या बोला, कंटेंडिंग एसोसिएशंस है, मल्टीपल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में बार्गेनिंग, नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, एंड दैट इज व्हाट इम्पैक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, अब ये दोनों कहते हैं मैकफर्सन, ये दोनों जो हैं इज द अदर मॉडर्न थ्योरीज ऑफ पावर। ठीक है, इंपॉर्टेंटली अनलाइक क्लासिकल थ्योरीज ऑफ पावर जो कि सब्सटैंटिव वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी पे फोकस करती थी, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही प्रोसीजरल थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी हैं। दे आर मोर प्रोसेस ओरिएंटेड, कि प्रोसेस क्या है काम करने का। एलिटिस्ट मॉडल क्या बोल रहा है, कंपटीशन है एलिट्स के बीच में, जिनको थ्रू अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन लोग जो हैं चूज कर लेते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट, यहां पे मेथड क्या है, ग्रुप्स है, बार्गेनिंग विद ईच अदर, एंड जिसकी ज्यादा बार्गेनिंग पावर हुई उसके बेसिस पे पॉलिसी बना दी गई। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लिमिट करना गवर्नमेंट को, डेवलप करना इंडिविजुअल्स को, ये ज्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड है। एंड इसी बेसिस पे जो है मैकफर्सन शूटर डाल एक्सेस बना देते हैं। वो बोलते हैं चाहे दे मे बी स्टार्टिंग एट ऑपोजिट एंड्स, ठीक है, शूटर एंड डाल के ये एलीट्स की बात कर रहे हैं, ये ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। हाउएवर एट अ सर्टेन पॉइंट दे कोइंसाइड, व्हाई, बिकॉज they are both concerned with procedural aspect of democracy only, and secondly they are both equilibrium based mechanisms, जैसे कि मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। मार्केट में हम बोलते हैं ना फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहां पे इंटरसेक्ट कर गई वहां पे प्राइस सेट हो गया। ठीक है, कि एक इक्विलिब्रियम मिल गया कि इतनी सप्लाई है, इतनी डिमांड है, वहां पे जहां पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज, ठीक है, ये जो है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड जो है उनकी बढ़ती ही जा रही है, तो यहाँ कहीं पे जो है जहाँ पे इक्विलिब्रियम मिला, एक बैलेंस मिला, वहाँ पे उनका प्राइस सेट कर दिया उन्होंने कमोडिटी का। उसी तरह से वो बोलते हैं ये भी इक्विलिब्रियम बेस्ड मार्केट मॉडल्स हैं। क्यों? एलीट्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है, जो एलीट पसंद आ गया मास ने उसको भेज दिया ऑक्यूपाई करने के लिए ऑफिस। ठीक है, तो एक तरह से जो मासेस हैं और एलीट्स हैं उनके बीच का एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस सेट आउट हो गया। मास का रोल क्या है?
कंपीटिंग एलिट्स में से एलिट को चुनना। एलिट्स हैं लीडरशिप पोजीशंस में, मेन डिसीजन जो है एलिट्स ले रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड इक्विलिब्रियम प्लूरलिस्ट थ्योरी में कैसे मेंटेन किया रखा जा सकता है? वेरियस ग्रुप्स है, वेरियस एसोसिएशंस है, आपस में भिड़ रहे हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट के कारण। बार्गेनिंग, कॉम्प्रोमाइज, नेगोशिएशन से जो जितना इम्पैक्ट कर सकता है उस हिसाब से पॉलिसी बन गई। ठीक है, सो दैट बार्गेनिंग, नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज बिकम अ मैकेनिज्म फॉर अटेनिंग एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसलिए मैकफर्सन जो है बोलते हैं रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन डाल एंड शूमटर्स थ्योरीज, एट द एंड ऑफ द डे दे आर बोथ प्रोसीजरल थ्योरीज एंड इक्विलिब्रियम बेस्ड मार्केट मॉडल्स। ठीक है, और इसीलिए उनका मानना है कि बोथ दीज मॉडल्स आर इनसफिशिएंट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप डेमोक्रेसी को सिर्फ उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट तक सीमित नहीं रख सकते हो। अब कहने को तो चाइना भी बोलता है कि मैं एक डेमोक्रेसी हूं, ठीक है, टेक्निकली वो भी इलेक्शन कराते हैं। रशिया देख लीजिए, रशिया भी इलेक्शन कराता है, बट क्या सब्सटैंटिव वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी वहां पे फुलफिल हो रही हैं? देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क विद रिगार्डिंग दैट, राइट। तो इसीलिए मैकफर्सन बोलते हैं अगर आप सिर्फ प्रोसीजरल एस्पेक्ट को देखेंगे तो आप डेमोक्रेसी को इन इट्स फुल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर ही नहीं पा रहे हैं, विच इज वॉट इज मिसिंग इन दिस शूमटर-डाल एक्सिस एज वेल। ठीक है, साथ ही में वो एक और क्रिटिसिज्म भी लेवल करते हैं। वो बोलते हैं जैसे कि हमने देखा है एक टेंडेंसी है कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी जो है उसी को करेक्ट मॉडल माना जाता है, कि जिस तरह से वेस्ट में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है दैट इज द वे टू गो, एंड अगर आपने वो मॉडल अपना लिया और आपके वहां पे चल पड़ा देन तो यू हैव अ डेमोक्रेसी, अदरवाइज आपके पास नहीं है। तो अगेन मैकफर्सन बोलते हैं कि आप किस पे फोकस कर रहे हैं? प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं कि मल्टीपल पार्टीज एग्जिस्ट कर लें, या फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हो, या फिर इलेक्शंस हो रहे हो, ठीक है, और उनमें से चुन के चला जाए तो हाँ भैया डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। एक्चुअल में अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की प्रैक्टिस हो रही है या नहीं वो तो कोई देख ही नहीं रहा। एक्चुअल में मैकफर्सन का क्या कहना है? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी शुड बी व्यूड एज अ सिस्टम जो कि मासेस को एम्पावर करे। तो डेमोक्रेसी अगर एग्जिस्ट करती है या नहीं वो आपको किस तरह से पता चलेगा? यू हैव टू लुक एट द मासेस एंड सी कि अगर मास एम्पावर हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ द आइडिया दैट डेमोक्रेसी कांट बी रिड्यूस्ड टू वेदर यू आर फॉलोइंग अ मॉडल और वेदर यू आर फॉलोइंग अ प्रोसेस, बट यू हैव टू लुक एट द एंड रिजल्ट ऑफ वेदर मासेस आर बीइंग एम्पावर्ड। तो इसीलिए मैकफर्सन क्या बोलते हैं कि सिर्फ एक नहीं बल्कि देयर आर 3 डाइवर्स मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। पहले वो बोलते हैं ऑब्वियसली द लिबरल डेमोक्रेसी जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब वो बोलते हैं ये लिबरल डेमोक्रेसीज बहुत अच्छी हैं, हाँ जी, यहाँ पे सिविक एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज जो है गारंटीड है लोगों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, लोग अपने व्यूज व्यक्त कर सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। हाउएवर it is a very market dominated society जहां पे masses have been reduced to being consumers, ठीक है। तो इतनी कंज्यूमर लेड इकोनॉमी हो गई है, लोग बस ये देख रहे हैं कि हाँ जी मेरी कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, वैल्यू सिस्टम वगैरह को नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं जो लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल है बहुत ही एक मार्केट मॉडल बन गया है और इसके अंदर एक ज्यादा ह्यूमनिस्ट टच की जरूरत है ताकि लोगों को भी समझ में आए कि ये कॉर्पोरेट्स जो हैं उनको किस तरह से अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। सेकेंडली वो कहते हैं कम्युनिस्ट कंट्रीज जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं ये भी डेमोक्रेसीज की तरह क्वालिफाई कर सकती हैं अगर देर इज फुल इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, राइट, एंड इनके जो क्लोज्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स हैं वो भी खुल जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना में आप इमेजिन कीजिए एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके अंदर क्या है वेरियस ब्यूरोक्रेसीज इन्वॉल्व हैं ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी सिर्फ हमारी ब्यूरोक्रेसी का मतलब नहीं है कि सिर्फ ये जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स एग्जिस्ट करते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो सकता है, राइट। तो कम्युनिस्ट पार्टी की भी जो है वेरियस ब्यूरोक्रेसीज हैं, तो उनकी मेंबरशिप जो है कौन उस ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन सकता है दैट इज ऑफन वेरी लिमिटेड। तो मैकफर्सन का क्या कहना है अगर आप इसको खोल दें कि एनीवन कैन बिकम अ मेंबर, एनीवन कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, अगर उनमें टैलेंट है, अगर वो स्किल्ड हैं, अगर वो काम कर सकते हैं, राइट,
तो वेल एंड गुड, जिसके कारण इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी भी जो है वो फ्लरिश हो, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, चाइना में भी एट अ सर्टन पॉइंट जब आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मीटिंग आ रही थी, तो हम बोलते कि जी जिनपिंग को भी जो है चिंता हो रही थी, बिकॉज एट अ सर्टन पॉइंट हिज पोजिशन वॉज बीइंग क्वेश्चनड, इट वॉज ऑल्सो बीइंग, there was a lot of debate regarding whether he is doing a good job or not. तो क्या है, that is indicative that there is some sort of intra party democracy जो कि exist करती है, जहाँ पे जो leader of the communist party he is also accountable to the lower members and the lower bodies in the पार्टी, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म जिस तरह का लेनिन ने आइडिया दिया था, अगर वो ट्रूली प्रैक्टिस हो रहा है तो मैकफर्सन बोलते हैं कि मेरे को ऐसी सोशलिस्ट डेमोक्रेसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली हम बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी जो है ये डेमोक्रेसीज एग्जिस्ट कर सकती हैं इन देयर ओन मॉडल, राइट। तो वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म, राइट्स का आइडिया जो कि बात होती है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ, एंड इनके जो है वेरिंग और सिस्टम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर वन पार्टी डोमिनेंस वाला सिस्टम जो है काफ़ी प्रेवलेंट हो सकता है। जैसे ही इंडिया में हम देखते हैं रजनी कोठारी, जो कि इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु पास्ड अवे, राइट। जब हम इंडियन गवर्नमेंट वाला पार्ट करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला पार्ट करेंगे, वहाँ पे इनको बहुत कोट किया जाएगा। ही टॉक्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम। तो कांग्रेस सिस्टम, जहां पे कांग्रेस यूज्ड टू बी द वन पार्टी विच वाज डोमिनेटिंग द इंटायर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, देयर वाजंट इवन कंपटीशन दैट केम क्लोज टू इट, ठीक है। तो ऐसा मॉडल जो है वहां पे क्या था, वन पार्टी डोमिनेंस थी, ठीक है। हाउएवर दिस वॉज हैपनिंग विद इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क क्यों था? वाई? बिकॉज पीपल वर एंथुजियास्टिक अबाउट द कांग्रेस, चाहे नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, people really idolized them as leaders. So there was free and fair elections taking place. People were really enthusiastic about those leaders and went to vote for them. The opposition, especially say in the Nehruvian era, was not curtailed. Opposition को more or less काफ़ी freedom दी गई थी, तो opposition भी बैठती थी, right? उनके views जो हैं within the parliament, even if they were small in number, बहुत रिस्पेक्ट किए जाते थे, वो टेकन इनटू कंसिडरेशन, राइट। सो इवन इफ देयर वाज अ वन पार्टी डोमिनेंस दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया, इट वाज under conditions of democracy. Why? Because the democratic values and norms were being followed and practiced. ठीक है। तो मैकफर्सन बोलते हैं if this is truly happening and masses are very happy with them, then I believe democracy is in play. ठीक है। तो बोलते हैं ये डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसीज जो है प्रैक्टिस हो सकते हैं। वाई? बिकॉज दे आर लिंक्ड टू द एस्पिरेशंस ऑफ द मासेस। मासेस आर द पीपल हु आर बिहाइंड दीज पार्टीज, रियली सपोर्टिंग देम, ठीक है। मासेस जो है कनेक्ट करते हैं इनके लीडर्स के साथ, उनको लगता है हमारी इच्छाएं, हमारी डिमांड्स, हमारी वांट्स जो है ये लोग पूरी कर रहे हैं, राइट। देयर इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मासेस। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हम बात करते हैं दैट देयर वाज दिस एंटायर गरीबी हटाओ की बात। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे द इंटायर प्लानिंग प्रोसेस वाज इनिशिएटेड टू अपलिफ्ट द मासेस, राइट। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दैट चाइना के अंदर भी द इंटायर प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज इंक्लूडेड सो एज टू uplift the masses, right? तो ये सारे will qualify as democracies regardless of whether इनके structures and models जो हैं western democracies के साथ fit in हो या ना हो। Why? Because main जो इनका purpose था of empowering the masses, उसको ये fulfill कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो empowerment of masses है, दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। तो बोलते कि जो इंपेरिकल प्रोसीजरल मॉडर्न थ्योरीज है एलिटिज्म एंड प्लूरलिज्म, उसके अगेंस्ट मैं एक ह्यूमनिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी देता हूँ विच लुक्स बियॉन्ड स्ट्रक्चर्स, विच लुक्स बियॉन्ड प्रोसेसेस, एंड मैं चाहता हूँ कि क्रिएटिव फ्रीडम जो है लोगों की वो प्रमोट की जाए, जो कि ऑफन कर्टेल हो जाती है ऐसे मार्केट मॉडल्स में, राइट। और यही दिखाने के लिए वो बोलते हैं कि देखिए दो तरह की पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, ये हमने पावर की उसमें भी की है। वन इज योर एक्सप्लॉयटेटिव और एक्सट्रैक्टिव पावर, वेर इन वन पर्सन इज डोमिनेटिंग द अदर पर्सन टू गेट समथिंग आउट ऑफ देम, राइट। द अदर इज डेवलपमेंटल पावर, जहाँ पे लोगों की जो इच्छाएं हैं वो फुलफिल हो रही है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, उनके बेनिफिट्स हो रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, राइट।
अपने जो वो गोल्स बना रहे हैं, अपनी जो उनकी इच्छाएं हैं, द काइंड ऑफ लाइफ दैट द पर्सन होप्स टू लिव, वो उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैकफर्सन बोलते हैं दो तरह की पावर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी अगर हम ये एम्पेरिकल थ्योरीज देखें, चाहे वो एलिटिस्ट थ्योरीज हो या वो प्लूरलिस्ट थ्योरीज हो, वहां पे एक्सट्रैक्टिव पावर इज एट वर्क। एलिट्स इन द फॉर्म ऑफ, चाहे आप वो एलिट्स बना लीजिए, राइट, चाहे वो पावर एलीट हो या वो डोमिनेंट ग्रुप्स हो, सच एज हमने डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की में जैसे कि देखे हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, ये जो इंडस्ट्रियल एलीट्स हैं, ये जो है डोमिनेट कर रहे हैं लोगों को, राइट। लोगों को बस इन्होंने कमोडिटी बना के छोड़ दिया है। पीपल आर ओनली कंसर्न्ड विद मैं क्या मार्केट में खरीद रहा हूँ, क्या नहीं खरीद रहा हूँ। पैसिव इंडिविजुअलिज्म हैज ओवरटेकन पीपल। पैसिव इंडिविजुअलिज्म क्या होता है? बेसिकली they just want to passive individualism, ये वो क्लासिकल थ्योरी से कंसर्न्ड है कि बस मेरे जो राइट्स हैं उनको मैंने सेफगार्ड करना है, मैं अपने प्राइवेट स्फेयर में बहुत खुश हूँ, राइट। आई एम हैप्पी विद माई सोशल मीडिया, आई एम हैप्पी बाइंग माई न्यू एडिडास शूज, आई एम हैप्पी प्लेइंग पबजी ऑल डे लॉन्ग, मुझे कोई कंसर्न नहीं है पब्लिक स्फेयर में क्या हो रहा है, राइट। दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इस तरह का एक्सट्रैक्टिव मॉडल जो है लोगों को क्रिएटिविटी, लोगों की जो इंसानियत है उसको कर्ब कर देता है, उसको रॉट कर देता है, एंड ऐसे मॉडल्स जो हैं कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। सो दैट इज व्हाई मैकफर्सन सेज वी हैव टू चेंज द नेचर ऑफ दिस मॉडल, गेयर इट टुवर्ड्स डेवलपमेंटल पावर जो कि क्रिएटिविटी और एम्पावरमेंट को इंश्योर करे रादर देन एन एक्सट्रैक्टिव बेस्ड मॉडल। ठीक है, अब यहीं पे वो बात करते कि देखिए सोशलिस्ट कंट्रीज जो हैं आर इगैलिटेरियन लेडन, राइट। उनका एक काम क्या है सोशलिस्ट कंट्रीज का, कि वो मटीरियल इगैलिटेरियनिज्म जो है उसको प्रमोट करती हैं, जो कि वेलफेयर को इंश्योर करने की कोशिश करता है लोगों के लिए, राइट। अब ये जो है मिसिंग है किसमें? आपके लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल में, राइट, जो आपका लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल है। अब यहाँ पे मैकफर्सन कहते हैं कि देखिए दोनों के अपने फायदे हैं। वो कहते हैं कि लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक मॉडल जो है वेस्टर्न कंट्रीज का, इट हैज़ बीन मोर सक्सेसफुल देन द सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मॉडल, क्योंकि वहाँ पे जो सिविक एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज़ है लोगों की, राइट, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फ्रीडम टू डिसेंट हो गया, एसोसिएशंस फॉर्म करने का हो गया, एक इंडिपेंडेंट प्रेस की बात अगर हो गई, वो मच बेटर प्रिजर्व्ड हैं देन सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्रीज जहाँ पे ऑफन दीज फ्रीडम्स आर ओपनली फ्लाउटेड। बट एट द सेम टाइम ही बिलीव्स कि कैपिटलिस्ट मॉडल का जो एक्सट्रैक्टिव एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक बेस है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसको और वेलफेयर ओरिएंटेड बनाने की ज़रूरत है ताकि ये डेवलपमेंटल पावर की तरफ बढ़े। ठीक है, और इसके थ्रू सारे ह्यूमंस के पास जो है, सारे सिटीजन्स के पास जो है उनका वेलफेयर इंश्योर्ड हो, उनकी मटीरियल नीड्स जो है फुलफिल हो पाए। ठीक है, उनके जो कल्चरल एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल हो पाए और वो ट्रूली एम्पावर हो जाएं, जिसके थ्रू जो है एक आइडियल डेमोक्रेसी सेटअप हो पाएगी। तो नॉर्मन बैरी जो है ना, नॉर्मन बैरी एक तरह से इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में तो बेचारे मैकफर्सन बड़े बड़े प्रैक्टिकल हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक बहुत ही आइडियल डेमोक्रेटिक मॉडल जो है सेटअप करने की कोशिश करते हैं बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म एंड लिबरलिज्म, जो कि हमें नहीं पता पॉसिबल हो पाएगा या नहीं।